हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स और इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए ये लेक्चर है हमारा 3। इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी थी और कुछ और भी चीज़ें इसमें देखी थी। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 को करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब देखने वाले हैं आगे चल के। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो देखिए इससे पहले वाले उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो देखी थी, जो थोड़ी बहुत हम इसमें भी बताएंगे और उसमें भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो देखिए आज सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स रियल इमेज। मतलब हमको मिरर फार्मूला का डेरिवेशन हमको करना है इसमें, और किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। मिरर कौन सा है हमारा? ये कॉनकेव मिरर है और रियल इमेज बन रही है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे हम कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। मतलब हमको एक ऑब्जेक्ट लिया है हमने ए बी, जो कि कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर प्रिंसिपल एक्सिस पर हम उसको रखने वाले हैं। तो देखिए पहले इसका डायग्राम देख लीजिए। ये है हमारा मिरर एम एन हमारा मिरर है और यहाँ पर ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा है सी से कहीं दूर। सी से कहीं दूर जब इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो एक लाइट रे इसकी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि इसके फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी लाइट रे हम कहाँ से पास करा रहे हैं? जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। और हम जानते हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास होती है तो वापस अपने ही पाथ पर वापस चली जाती है। तो ये दोनों रे जहाँ पर भी मिल रही हैं, या तीसरी रे को भी हम ले लेते हैं, ये एंगल जो भी होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ये तीनों रे जहाँ आपस में मिल रही हैं ए डैश बी डैश पर, वहाँ हमारी क्या बन जाएगा? एक इमेज बन जाएगी। तो ये क्या है हमारी यहाँ पर इमेज बन गई है, इसकी इमेज बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये है इसका फोकस, ये हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, और बाकी फोकल लेंथ हो गई है, पी से सारी डिस्टेंसेस हम लेंगे और जहाँ हमारा ये इमेज बन रही है वहाँ की डिस्टेंस हमारी v हो गई, और जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहाँ की डिस्टेंस हमारी u हो गई। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें किस तरह से हम इसको ड्राइव करेंगे। तो देखिए कुछ हमें डायग्राम लेने हैं। इस डायग्राम से हमें कुछ क्या लेने हैं? कुछ ट्राइंगल्स लेने हैं, उनको सिमिलर देखना है। सिमिलर देखने के बाद हम उनको क्या है प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट पॉइंट ए डैश पर ये मिल रही है हमारी। तो ए डैश बी डैश क्या होगा हमारा? एक रियल इमेज बन जाएगी ए बी की। तो देखिए यहाँ पर बी पी को हमने माइनस का यू लिया है। ये बी पी क्या है यहाँ पर? देखिए ये रहा बी और ये रहा पी, ये हमारा क्या है? यू है, ये रहा यू। और हम जानते हैं कि राइट साइड लेफ़्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस हम लेंगे वो माइनस में लेंगे। तो ये हमारी क्या आ गई है? ये माइनस में आ गई हमारी डिस्टेंस। इसी तरह से बी डैश पी, ये हमारी माइनस का भी आ गई डिस्टेंस, इसलिए। और इसी तरह से एफ पी, ये हमने माइनस का एफ हमने फोकल लेंथ ले ली है, और सी पी है हमारा माइनस का आर। सी पी क्या है यहाँ पर? देखिए सी ए रहा, पी ए रहा। तो ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और इसको हम यहाँ पर क्या लेंगे? माइनस में लेने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं। ये सारी डिस्टेंसेस जैसे ही हम ले लेंगे, ये सारी डिस्टेंसेस हमने ले ली हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश सी, ट्राइंगल कौन सा लिया हमने? ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, ये दोनों सिमिलर हैं। तो चलिए इन ट्राइंगल्स को देख लेते हैं। ए डैश बी डैश सी, ये रहा देखिए ए डैश बी डैश सी, मतलब ये वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ये जो ट्राइंगल नज़र आ रहा है हमको। ठीक है, और ए बी सी देखिए ये वाला ट्राइंगल है हमारा, ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल को देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये रहा ए बी वाला, ए बी सी एंगल ए बी सी हमारा 90 है। इसी तरह से ए डैश बी डैश सी, ये भी 90 है। और ये वाला एंगल देखिए और ये वाला एंगल देखिए, ये दोनों एंगल क्या हैं? वर्टिकल या अपोजिट एंगल हैं। तो दो एंगल सेम हो जाने की वजह से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं हमारे ये वाले कैसे हो गए? हमारे सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो देखिए इसमें हम लिख सकते हैं इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल सी बी डैश अपॉन बी सी। तो ये चीज़ हमने लिख ली है। तो देखिए वो जो हमने यहाँ पर लिखा था उधर देखेंगे आगे चल के कि ये जो हमने ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल करके जो हमने लिखा था ये सी बी डैश अपॉन बी सी, इसको अब देखिए सी बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं और बी सी को क्या लिख सकते हैं? देखिए सी बी डैश हमारा ये रहा,
सी और बी डैश ये रहा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं सी पी में से माइनस करेंगे क्या, बी डैश पी को, सी पी में से माइनस कर दिया हमने बी डैश पी को। और इसी तरह से देखिए बी सी कहाँ है हमारा, बी सी ये रहा। तो इस पूरी डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे डिस्टेंस को लिख सकते हैं बी पी में से, बी पी कहाँ है हमारा, ये रहा बी पी जो कि यू है। बी पी में से क्या माइनस करेंगे, सी पी माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो चलिए उस वाले में हमने क्या किया, वहाँ चल के देख लेते हैं। ये रहा। तो देखिए सी बी डैश अपॉन बी सी को हमने ये लिख लिया है। और सी पी हम जानते हैं, हमने अभी देखा था चेक करके, सी पी हमारा क्या था, माइनस का आर, और ये बी डैश पी क्या है, माइनस का वी। तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा। इसी तरह से बी पी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का यू, और सी पी को लिख सकते हैं माइनस का आर जो कि प्लस का हो जाएगा। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आगे चलेंगे। दूसरा हमने ट्राइंगल लिया ए डैश बी डैश पी ये वाला, और ए बी पी। तो इस वाले ट्राइंगल को भी एक बार देख लेते हैं। ए डैश बी डैश पी। तो देखिए इसमें ट्राइंगल जो आ रहा है, इसको थोड़ा सा इस तरह से देख लीजिए। ट्राइंगल आ रहा है ये वाला, ये वाला जो ट्राइंगल है। और इसी तरह से देखिए जो ए बी पी ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, भाई ये दोनों ट्राइंगल हमको लेने हैं, ये दोनों सिमिलर प्रूव करने हैं। तो इन दोनों को सिमिलर करने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये 90 का एंगल हो गया, इसमें ये 90 का एंगल हो गया है। इसी तरह से देखिए ये वाला एंगल और ये वाले एंगल कैसे हैं हमारे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम है। तो दोनों ट्राइंगल ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल हमने यहाँ सिमिलर कर दिए ये। इसी तरह से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को लिख सकते हैं बी डैश पी अपॉन बी पी, और बी डैश पी को हम लिखेंगे माइनस का वी, और बी पी को लिखेंगे माइनस का यू। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और फाइनली हमारा वी अपॉन यू आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि इनकी लेफ़्ट साइड दोनों की इक्वल है। तो जब इनको इक्वल रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, इनको इक्वल रखने पर क्या आएगा, जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी वो ये आ रही है हमारी, और इक्वेशन नंबर 2 जो कि ये आ रही है हमारी, इन दोनों को हमने लिख लिया। अब यहाँ पर करना क्या है, सिंपली हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए माइनस के आर, इस वाले यू की माइनस के आर और वी में मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए पहले वाली लाइन हमारी इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह से माइनस के ये जो वी है, वी की मल्टीप्लाई इसमें होगी माइनस का यू और आर में। तो ये इस तरह से आ गया है। अब देखिए यू वी हमने यही रहने दिया, और इधर वाला यू वी जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से देखिए वी आर हमारा राइट साइड में है, ये रहा। तो ये यू आर जो इधर आएगा है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यू वी प्लस यू वी कितना हो जाएगा, 2 यू वी के इक्वल हो जाएगा। और वी आर प्लस वी आर हमारा कितना हो जाएगा, वी आर प्लस यू आर। तो देखिए ये कितना हो रहा है, इसे नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को मतलब जो दोनों साइड हैं उसको यू वी आर से डिवाइड कर दिया है। तो यू आर अपॉन यू वी आर प्लस वी आर अपॉन यू वी आर, और इधर भी क्या करेंगे, यू वी आर से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कटेगा, देखिए इस वाले u से तो u कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1/v जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर v से v कैंसिल हो रहा है, r से r कैंसिल हो रहा है, यहाँ बचेगा 1/u जो कि हमने ये लिख दिया। इसी तरह से देखिए uv से uv हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/r। अब देखिए 2/r को क्या लिख सकते हैं, देखिए r को हम लिख सकते हैं 2f। जब r को 2f लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए जब 2f लिखेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, f बचेगा। तो r के प्लेस पर हमने लिख लिया 2f, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 1/f। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल डेरिवेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, इस वाले डेरिवेशन को। और ये डेरिवेशन जो है एग्ज़ाम में आता रहता है, कभी रियल इमेज के लिए आता है तो कभी वर्चुअल इमेज के लिए आता है, और ये जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ये आ सकता है। तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना, एक हमने बता दिया है, तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑलरेडी हम वैसे भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ में जब चेंजेस आ जाते हैं, जब लाइट ओब्लिकली पास करती है कहाँ से, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से टू अनदर मीडियम, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट एक मीडियम से, तो देखिए इसको इस तरह से हम देख सकते हैं,
यहाँ पर देखिए इसको, जब लाइट हमारी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने एक्चुअल पाथ से, सपोज़ करिए ये इसका एक्चुअल पाथ होता, यहाँ से देखिए ये क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, मतलब अपने डाइवर्ट हो गई है अपने पास से। तो ये है इंसिडेंट रे, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये है रेयर मीडियम जो कि एयर है, ये गिलास है जो कि डेंसर मीडियम है। तो लाइट जो है ओब्लिकली जब पास करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो अपने एक्चुअल पाथ से जो है हट जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी हम पहले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 2 में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवार्ड्स नॉर्मल की साइड को क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ये नॉर्मल है। इसी तरह से लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाती है, तो ये रहा नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। लेकिन जब लाइट रे को हम 90 डिग्री पर, मतलब नॉर्मल के अलोंग हम इसको इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट रे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने एक्चुअल पाथ पर ही पार होकर निकल जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सभी के सभी का क्या करते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। इसी तरह से देखिए सेकंड लॉ में क्या कह रहा है, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर इसे एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन दैट मीडियम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है साइन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, स्पीड की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो देखिए स्पीड की फॉर्म में किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और इसको हम जो है वेवलेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो म्यू इक्वल होता है हमारा वेवलेंथ ऑफ वैक्यूम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर हमने लिख दिया है लैम्डा वैक्यूम है क्या, वेवलेंथ इन वैक्यूम में है, लैम्डा मीडियम क्या है, वेवलेंथ इन मीडियम में है। इसी तरह से देखिए फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी किसी भी लाइट की चेंज नहीं होती, किसी भी मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, सोर्स की होती है, ये मीडियम की नहीं होती। चलिए अब आगे चलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में TIR। ये क्या होता है, द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्रिटिकल एंगल को समझते हैं, फिर इस पर हम दोबारा आएंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं पहले क्रिटिकल एंगल को। क्रिटिकल एंगल देखिए क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज़ 90 डिग्री। मतलब जब हम डेंसर मीडियम से एक लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं तो रेयर मीडियम में एंगल कितना हो जाता है, रिफ्रैक्टेड रे का 90 डिग्री हो जाता है। तो डेंसर मीडियम का वो एंगल, डेंसर मीडियम का वो एंगल हमारा क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। इसको किसी डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये है ऊपर वाला डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम। तो इसको बोल दिया हमने मीडियम नंबर फर्स्ट, इसको बोल दिया मीडियम नंबर 2। तो जब मीडियम नंबर फर्स्ट से लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं तो देखिए लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी। इसी तरह से देखिए जब हम ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये हटकर कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। जिस एंगल पर भी ये 90 हो जाए उसी एंगल को, इंसिडेंट एंगल को, ये जो इंसिडेंट एंगल है डेंसर मीडियम में, इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो चलिए अब दोबारा उस पर आते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो देखिए जब हम लाइट रे को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर डेंसर मीडियम में इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट टोटल की टोटल ही डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है। वो रिफ्रैक्ट होकर जो है रेयर मीडियम में नहीं जाती, बल्कि टोटल की टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस आ जाती है अपने मीडियम में। और ये कब होता है, जब इंसिडेंट एंगल कितना होता है हमारा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है।
समझ गए। तो जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर हम लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं डेंसर मीडियम में, तो टोटल की टोटल लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। चलिए ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे देखते हैं हम। क्रिटिकल एंगल भी हमारा क्लियर हो गया। क्रिटिकल एंगल को हम IC से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये भी हमारा हो गया। तो देखिए जब ये वाला जो एंगल है हमारा इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है, देखिए ये रहा, क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा हो जाता है तब उस सिचुएशन में क्या होता है, लाइट वहाँ नहीं जा पाती, लाइट यहाँ नहीं जाएगी, टोटल की टोटल कहाँ आ जाएगी, वापस अपने ही मीडियम में आ जाती है। तो इस तरह की फिनोमिना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, या इससे रिलेटेड ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जो और बड़े न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल होता है 1/sin IC। यहाँ पर sin IC क्या है, क्रिटिकल एंगल है, और म्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, और ये म्यू आप जानते हैं म्यू क्या होता है, ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड देखिए आपने डायमंड देखा होगा, ये डायमंड कुछ इस तरह से होता है, और ये क्या करता है, ये चमकता है। अलग अलग एंगल पर क्या होता है, डायमंड हमारा चमकता है। तो जब अलग अलग एंगल पर डायमंड चमकता है, ये किसकी वजह से चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये चमकता है। और मिराज, मिराज आपने देखा होगा, जब रेगिस्तान में दूर से हम देखते हैं, बहुत दूर से, तो ऐसा लगता है दूर पे यहाँ पे कि यहाँ से हम खड़े हुए देखते हैं, ऐसा लगता है जब सूरज की रेस पड़ती हैं इस पर, सनरेज, तो ऐसा लगता है जैसे ये क्या है, वाटर है। लेकिन जब पास जाकर देखते हैं तो पानी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो रेत होता है। तो इस तरह की जो फिनोमिनाज होती हैं वो किस वजह से होती हैं, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स, देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ हेयर थिन लॉन्ग, हेयर थिन मतलब बाल जितने बारीक होते हैं, लॉन्ग होते हैं, स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ऑफ ग्लास क्वार्ट्ज, क्या होते हैं ये जैसे होते हैं ना हमारे जैसे वायर होते हैं, इसी तरह से ये भी होते हैं, और ये हेयर थिन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, और ये इनमें ऑप्टिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट किया जाता है। तो देखिए अब इसमें और क्या क्या दिया हुआ, सराउंडेड बाय अ ग्लास कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चीज़ को हम आगे चल के समझते हैं। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमको दी हुई है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये स्ट्रक्चर हमारी क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें सबसे नीचे जो सबसे पहला वाला पार्ट है, ये वाला, इसको अंदर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कोर, और ये कोर देखिए कुछ इस तरह से है। ये कोर जो है ना हमारी, ये कोर सबसे अंदर का पार्ट होता है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसको बोलते हैं μ1। इसके ऊपर एक कोटिंग रहती है जिसको बोलते हैं क्लैडिंग, और ये क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको वो होता है μ2। और इन दोनों के ऊपर एक इसकी कोटिंग रहती है, उसको बोलते हैं बफर कोटिंग। तो देखिए बफर कोटिंग का काम केवल ये है कि इन दोनों की प्रोटेक्शन करना। क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोटेक्ट करते हैं, इन दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं बफर कोटिंग से। और देखिए यहाँ पर ये जो μ2 होता है, यानी कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कोर से कम होता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे हम। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब μ1 ज़्यादा होता है μ2 से। पहले वाले को, अंदर वाले पार्ट को कोर बोलते हैं, बाहर वाले को क्लैडिंग बोलते हैं, और सबसे बाहर वाले को बफर कोटिंग बोलते हैं। बफर कोटिंग का काम केवल इतना ही है कि कोर और क्लैडिंग की जो है प्रोटेक्शन करना। चलिए अब आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए इसमें। कंस्ट्रक्शन में इसके क्या क्या चीज़ें होती हैं, 3 मेन पार्ट होते हैं इसके। पहला पार्ट कोर है जो कि हमने अभी देखा। इट इज़ मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास, सिलिका या प्लास्टिक।
ये हाई क्वालिटी ग्लास, सिलिका या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1 होता है और हैज़ अ डायमीटर अबाउट, इसका डायमीटर 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या है हमारा? कोर इज सराउंडेड बाय अ ग्लास प्लास्टिक जैकेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लेस देन μ1। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो क्लैडिंग होती है कोर से ऊपर वाले पार्ट को क्लैडिंग बोलते हैं। जैकेट की फॉर्म में ये इस तरह से उस पर लगा हुआ होता है और यहाँ पर देखिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से थोड़ा सा कम होता है इसका। इन अ कोर और क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग इतना होता है, कोर का और क्लैडिंग का इतना होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर और क्लैडिंग में ये फ़र्क होता है थोड़ा सा, तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट है हमारा बफर कोटिंग। बफर कोटिंग हमने अभी बताया क्या करता है, प्रोवाइडिंग सेफ्टी प्रोवाइड करता है किसको, कोर को, क्लैडिंग को, दोनों को। और ये ऑप्टिकल फाइबर इज एनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक जैकेट, और ऑप्टिकल फाइबर जो है पूरा का पूरा प्लास्टिक जैकेट के अंदर कवर अप रहता है जिससे कि उसको नुकसान ना हो। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है ना हमारा, इससे जो है लाइट का प्रोपेगेशन किस तरह से होता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर हमारा कुछ इस तरह से, लाइट रे जब यहाँ पर इंसिडेंट करेगी तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये वापस ही आ जाएगी। हमने अभी बताया कि जब एंगल ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये वापस टोटल की टोटल वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह से ये बिना किसी ज़्यादा एनर्जी के लॉस के बहुत लंबी डिस्टेंस तक जा सकती है। तो देखिए जो कोर होती है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये वाला 1.52। इसी तरह से जो क्लैडिंग इसके ऊपर वाला पार्ट होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.48, जो कि कोर से थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरह से लाइट के जो सिग्नल्स हैं हमें बहुत दूर तक हम उनको बिना किसी मच लॉस के, एनर्जी के मच लॉस के पहुंचा सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन और देख लेते हैं इसकी। एप्लीकेशन का मतलब है कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। यूज्ड इन मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन में ये यूज़ होते हैं। यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन टेलीकम्युनिकेशन। आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के काम आते हैं। आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड फ्लो इन द हार्ट में ब्लड फ्लो को मेजर करने के भी ये काम आता है। मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं होता बट इंस्ट्रूमेंट इससे बनाया जाता है तब जाके ये यूज़ होता है। तो देखिए इस तरह से इसके सारे यूज़ हैं। ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके।